व्हाट इज लाइट? ये वो सवाल है जो दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, पेंटर्स और भी कई लोगों ने सोचा है। और इसका जवाब फिजिक्स ने दिया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना जरूरी है। हमें पता है कि अगर कोई चार्ज जो कि नेगेटिव है, उसमें से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जाती है, यानी कि अंदर की तरफ जाती है, और वहीं अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड्स बाहर की तरफ निकलती हैं। इस फील्ड की अगर स्ट्रेंथ यानी कि ताकत हमें नापनी हो तो 1 कूलम का टेस्ट चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला जो भी फोर्स होगा वो इस फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट करेगा, जैसे कि हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं। अब अगर हमें किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाना है तो इसके लिए हमें इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, और हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसे कि हम लोग एक लोड से जोड़ते हैं जिसमें एक एसी करंट बह रहा है, तो उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से मूव करना शुरू करेगा। लेकिन इस मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, यही देखना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही एसी करंट इस कंडक्टर में फ्लो करना शुरू होगा, वैसे ही ये चार्ज ऑसिलेशन करना शुरू करेगा और उसके साथ साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करना शुरू करेगी। और अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व कर पाएं एक ग्राफ के ऊपर, तो आप ये पाएंगे कि इसके ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साइन या कोसाइन वेव प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये वेव कोई मामूली वेव नहीं है, क्योंकि मिड 19th सेंचुरी में ग्रेट साइंटिस्ट जेसी मैक्सवेल ने यह बताया था कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करती है, और एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। इसी वजह से ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगी, और ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगी। लेकिन उस समय सवाल ये था कि एक फील्ड दूसरी फील्ड को कैसे जनरेट कर सकती है। तो देखिए, ये एक पूरी चेन है जिसकी कड़ियां अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से टूटी हुई है, और हमें उसे जोड़ना होगा। शुरुआत करते हैं 1820 की समर से, यानी कि 1820 से, जहां पर एक लेक्चर के दौरान हॉरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वायर में करंट को फ्लो करवाने पर उसके पास में रखे कंपस की नीडल अचानक से मुड़ गई, जिससे ये साबित हुआ कि वायर में करंट गुजारने पर उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। लेकिन उस समय तक उस मैग्नेटिक फील्ड का ना तो कोई मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन था और ना ही कोई सिमेट्री, जिसकी वजह से इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बहरहाल थोड़े समय के बाद, यानी कि 15 साल के बाद, 1835 में गॉस ने अपना एक लॉ दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस से किस तरीके से बाहर निकलती है। जहां पर स्पेस की परमिटिविटी और कर्ल की वजह से ये दिखाया गया कि अगर चार्ज नेगेटिव है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई नज़र आती है, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती हुई इस तरीके से नज़र आती है। वहीं गॉस ने मैग्नेटिज्म को लेकर के भी एक इक्वेशन बनाई जो कि कुछ इस तरीके से थी, जहां पर यह बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड कर्ल के हिसाब से चलती है, और जब वो मैग्नेट से बाहर निकलती है तो वो क्लोज्ड लूप में बाहर आती है, राइट। तो इसका मतलब उन्होंने चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री को बताया इन इक्वेशंस की मदद से। लेकिन ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये कहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो इन तीनों कड़ियों को जोड़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बाहर आई थी 1820 में ही, यानी कि ऑरस्टेड के साल में ही, जो कि थी द ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर की इक्वेशन। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर किसी मैग्नेट से क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर आ रही हैं तो उसकी वजह है उसके अंदर बहने वाले चार्जेस, यानी कि जिस स्पीड से, जिस तरीके से वो चार्जेस उसमें से बहेंगे, उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनली वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेंगी। और अगर उन चार्जेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें एम्पियर की इस इक्वेशन से जुड़ रही थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में साल 1831 यानी कि 1831 में माइकल फेराडे ने अपना एक इक्वेशन दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती। बस यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फंडा। कहने का मतलब ये है कि किसी फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इसका मतलब जो रियलिटी में जो चार्ज होता है वो किसी फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ फील्ड को डिस्टर्ब करता है।
एक्चुअली फील्ड जो है वो स्पेस के अंदर ऑलरेडी फैली हुई है, इसीलिए मैक्सवेल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो किसी चादर की तरह पूरे स्पेस में बिछी हुई है। यानी कि जब भी कोई चार्ज इसके अंदर मूव करेगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अब जो डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट हुई है और उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस मैग्नेटिक फील्ड में क्रिएट हुई है, ये डिस्टर्बेंसेस आपस में जुड़ी हुई है। और इसी चीज को खोजा था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1860s में। 1860s में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह कहा कि अगर फैराडे के हिसाब से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे रही है, तो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी जन्म दे सकती है, यानी कि क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब ये आपस में दोनों एक लूप बनाती हैं। तो उन्होंने एम्पियर की जो इक्वेशन थी, जो कि कुछ इस तरीके से थी, उसके अंदर इस वाले टर्म को और ऐड किया, जहां पर आप देख सकते हो कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रही है, और फैराडे की इक्वेशन के हिसाब से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे रही थी। तो उन्होंने इन दोनों का एक लूप बनाया। इससे ये तो पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कैसे है, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है या फिर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखिए, उन्होंने थोड़े साल और इसके ऊपर काम किया और उन्होंने ये कहा कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। लेकिन अगर मान लो कि मैं उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेलरेट करा दूं, यानी कि चार्ज के पास वेलोसिटी होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। लेकिन अगर वही चार्ज एक्सेलरेट करने लगे तब क्या होगा? तब डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सेलरेट करने लगेगी। फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेलरेट करा दूं, तो इस तरीके से उन्होंने लाइट को रीडिस्कवर किया। तो अब आप कहेंगे कि इससे लाइट की डिस्कवरी कैसे हुई, ये कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है? तो देखिए, अगर मैं दोबारा आपको उस शुरुआत वाले कंडक्टर और फ्री इलेक्ट्रॉन पे लेके आऊँ और मैं आपसे कहूँ कि आपने जो एसी करंट इसमें जोड़ा है, इसको 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, यानी कि इतनी पावर से इस चीज़ को ऑक्सीलेट कराइए, तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से ऑक्सीलेट करना शुरू करेगा। तो इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल जाएगी, और 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है रेडियोस के अंदर काम आती है। यानी कि एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, यानी कि उसमें से ट्रांसमिट हुई और दूसरे ने रिसीव कर ली। अब वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन को 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से मोशन करवाइए, यानी कि इतना करंट इसमें पास करवाइए, जब ये इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करेगा तो ये ग्लो करने लगेगा। यानी कि इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ग्लो करने लगेगी, जैसे आप लोग विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं। यानी कि सन से आने वाली जो सनलाइट होती है वो इलेक्ट्रॉन के इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मोशन करने की वजह से ही होती। और इन द एंड मैं आपसे कहूँगा कि इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, किसी की भी कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, सभी की स्पीड सेम होती है, जैसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो अब आप कह सकते हो कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी इक्वेशन, इसके लॉस के बारे में जो भी मैंने इसके अंदर बताए हैं उनकी डिटेल में बात करूं एक एक करके, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो, इसमें आपको कुछ समझ में ज़रूर आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।